पीएम साहब हैं, उन्होंने कहा कि जनरल गोबल से उन्होंने मुताबिकत की इमरान खान साहब की। सर, इमरान खान साहब का इतना नाम लिया गया है तो हम इतना भी ना बोलें तो ये तो बात नहीं बनती ना। सर, अब इनको यही नहीं पता कि किसके साथ मिलाना है। पार्टी का एक बंदा कह रहा है कि यहूदी हैं, दूसरा बंदा कह रहा है कि जर्मन नाटजी हैं, तो कम से कम कहानी तो एक कर लें। सर, 160 केसेस इमरान खान साहब पे बनाए, लेकिन वो कुरान शरीफ का एक आयत है, मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अभी जो लेटेस्ट केस इन्होंने बनाया है उज़मा खान साहिबा, उनकी जो बहन है छोटी, और इमरान खान साहब पे, उस केस में मैं आपको बड़े मज़े की बात बताऊं, उस केस की जो डेट लिखी गई है वो लिखी गई है 30 फरवरी को ये हुआ। अब आप मुझे बता दीजिए 30 फरवरी कभी हुई है? तो ये झूठे केसेस, झूठे एफआईआर और ये झूठ की जो इतने बड़े पलंदे हैं, 160 केसेस में से भी इनको कुछ नहीं मिलना क्योंकि सब झूठ है। सो ये इसके आगे क्या बोल सकते हैं? हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि जब्र का मौसम कब बदलेगा, हम बदलेंगे तब बदलेगा। अच्छा जी, बजट पे आए सर, प्लीज। मैं अब बजट के ऊपर बात करती हूँ, बजट पे बात करती हूँ। डार साहब को भी सलाम। जी, बजट पे बोलें प्लीज। सर, डार साहब को भी सलाम। डार साहब का रिपोर्ट कार्ड है जिसमें कि मैं अब ये नहीं कहूँगी, लेकिन मेरे बच्चों ने कहा कि ये तो डार डिज़ास्टर है। मैंने उनको कहा नहीं, डार साहब को भी सलाम, क्योंकि डार साहब वो हैं जिन्होंने 1998 में आए थे तो इन्होंने डेब्ट रीस्ट्रक्चरिंग की थी, इन्होंने लोगों के पैसे बैंकों में से फ्रीज किए थे। उसके बाद 2008 में जब ये आए तो 40% डिवैल्यूएशन की इन्होंने करेंसी की, और अब इन्होंने आईएमएफ को भगा दिया। आपको पता है आईएमएफ की जो पाकिस्तान की रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान जिस तरह से ये, हमने बजट को कहा था कि क्रिटिकल फैक्टर आप इसमें रखें कि आप टैक्स बेस बढ़ाएं। इन्होंने इनको ख़ास तौर पे कहा था कि अवाम के लिए, गरीब लोगों के लिए कुछ करें। उन्होंने कहा था वल्नरेबल बिस्प रिसिपिएंट्स और डेवलपमेंट स्पेंडिंग के ऊपर फोकस करें, लेकिन डार साहब ये सब कुछ नहीं कर सके और आईएमएफ को कभी ठंडा कभी गर्म करके उन्होंने भगा दिया। आज की सबसे ज़्यादा अभी जो ऑनरेबल रज़ा रब्बानी साहब ने फरमाया, तो ये बातें सोचने की हैं कि हम करना क्या चाह रहे हैं, डार साहब क्या कर रहे हैं। और वक्त के ख्याल से मैं बहुत सी बातें हैं, मैं सिर्फ दो ही बातें, क्योंकि बाकी सब बातें बहुत दफ़ा हो चुकी हैं। इनके अपने ही हैं हफीज़ पाशा साहब, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं। उन्होंने फरमाया है कि ये जो इस वक्त की जो गवर्नमेंट है, इसने 80 लाख लोगों की नौकरियां ले ली हैं, 80 लाख लोगों की, और 10 करोड़ लोगों को गुर्बत की लकीर से नीचे ले गए हैं। ये हफीज़ पाशा साहब कह रहे हैं, सर मैं नहीं कह रही। असद अली शाह साहब हैं जो कायम अली शाह साहब के बेटे हैं पीपल्स पार्टी के, उन्होंने कहा है ये एक वर्थलेस, उन्होंने ट्वीट किया, ये वर्थलेस बजट है, इसमें पैसे की कदर कीमत ख़त्म हो चुकी है, इन्फ्लेशन 30% है और मफलूज मईशत है। इसके ऊपर हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि ये इन्हीं के लोगों ने कहा है। अच्छा, और सर दूसरी बात ये कि ये एक शिकारी बजट है, प्रीडेटरी बजट है, जिसमें कि कुर्बानी का बकरा अवाम को बनाया गया है। अब ये बजट के जो कागज़ जिनको काला किया जाता है, और इसमें दो बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं कि पैसे हैं नहीं, जेब में रुपया है नहीं, आपने 50% बजट सिर्फ सूद आप दे रहे हैं, आप अपना कर्जा वापस नहीं कर रहे, और बाकी का 50% आपने फिर लोन्स लेके देना है। इसमें इस अपनी मईशत की बदहाली में, पैसे ना होने की हालत में 80 अरब रुपया हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने स्वाब दीदी फंड में रखा है, माशाल्लाह, और 90 अरब रुपया एसडीजीज की मद में दिया गया है एमएनएज को। और अगर बहुत सारे एमएनएज को मैं पूछ लूं कि एसडीजीज क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, और अगर मैं उनसे पूछ लूं कि 17 बता दें कौन कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, तो मैं 100 नंबर दे दूंगी, अगर मुझे 5 भी वो बता देंगे तो माशाल्लाह। माले मुफ्त दिले बेरहम। अब मैं थोड़ा सा आपको उस तरफ ले जाती हूँ कि हमारे, कंक्लूड करें सर मैं कंक्लूड कर रही हूँ, आपको तजावीज़ देती हूँ कि क्या होना चाहिए। ये जो
लेकिन उससे पहले सर मेरे बच्चों ने 2 शेर मुझे पढ़ के कहे थे कि ये सुना देना बजट के बारे में। शेर आखिर में पढ़ दे, तजावीज़ पहले अच्छा बताएं सर, प्लीज। तजावीज़ तो दे रही हूँ सर। क्या अजब आया है इस साल का बजट, मुर्गी का जो बजट है वही दाल का बजट। और बजट की जिस तरह तारीफें हो रही होती हैं तो खसारे पर खसारे का बजट तैयार होता है, मईशत की तरक्की का मगर सिर्फ प्रचार होता है, यानी बातें। अच्छा सर, अब तजावीज़ पे आ जाते हैं। मेरा ख्याल है मैं हमेशा बजट देखती हूँ, ज़्यादा समझ नहीं आती थी पहले, अब थोड़ी समझ आनी शुरू हो गई है। तो कहना मैं ये चाहती हूँ कि ये जो बजट है ना, ये जो 200 किताबें, पैसे ज़ाया, फाइनेंस मिनिस्ट्री का एक पूरा हमने पलंदा रखा हुआ है, कागज़ छपवाते हैं जिसको कोई पढ़ता नहीं है, जिसमें कुछ सच नहीं होता। असल में हमारी हुकूमत पाकिस्तान का जो ब्लैक इकॉनमी है, असल इकॉनमी इस मुल्क की ब्लैक इकॉनमी है। ये जो बजट पेश किया जाता है ये सिर्फ एक आई वॉश है, ये सिर्फ कागज़ों को काला करने और धंधा चलाने के लिए। असल धंधा हमारा ब्लैक इकॉनमी है, जिसके बारे में वर्ल्ड बैंक कहता है कि 34% ब्लैक इकॉनमी है, और पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स कहती है कि 90% ब्लैक इकॉनमी है। और वो ब्लैक इकॉनमी क्या है, मैं आपको बताती हूँ क्या है। ये तजावीज़ दे दें आखिरी सर, 1 मैं मिनट में, उसी में आखिरी बता 1 मिनट में डॉक्टर साहब प्लीज। सर ब्लैक इकॉनमी सुन ले, क्योंकि तजावीज़ का यही रिलेशन है कि ब्लैक इकॉनमी को समझेंगे, उसको आप लेके आएंगे। ब्लैक इकॉनमी क्या होती है? ब्लैक इकॉनमी वो आपकी इकॉनमी है जिसको आप टैक्स नहीं करते, क्योंकि आपकी सारी जो इनकम है वो टैक्सेशन से आती है, लेकिन आपकी 2/3 ऑफ योर इकॉनमी इज़ ब्लैक। और ये कहाँ है? ये वो आप अगर किताबों में पढ़ें तो वो लिखते हैं जी ये वो लोग हैं जो दिहाड़ी करने वाले लोग हैं, या वो लोग हैं जो रेडी लगाते हैं, जो टैक्स नहीं देते। लेकिन ये गलत है, क्योंकि पाकिस्तान का हर गरीब आदमी दूध पे, फ़ोन पे और हर अशियाए खुर्दो नोश पे टैक्स देता है। जहाँ दाल 400 रुपये किलो हो, जहाँ आटा 200 रुपये किलो हो, जहाँ घी 700 रुपये किलो हो, जहाँ उसको रहने के लिए, हवा सांस लेने के लिए भी उसको टैक्स देना हो, वो गरीब आदमी टैक्स दे रहा है। ब्लैक इकॉनमी कहाँ है? ब्लैक इकॉनमी वहाँ है जहाँ अमीर लोग हैं। ब्लैक इकॉनमी वहाँ है जहाँ इस मुल्क का सबसे बड़ा धंधा स्मगलिंग है। वो स्मगलिंग किस चीज़ की है? वो स्मगलिंग तेल की है। आप मुझे बताएं, ईरान हमारे साथ है, ईरान से हम स्मगलिंग से तो तेल ले आते हैं टैक्स दिए बगैर, तो पाकिस्तान क्यों नहीं वहाँ से तेल ले सकता? क्यों नहीं हम ईरान से तेल ले सकते? क्यों हमारा 36% इम्पोर्ट बिल जिस पे डॉलर लगते हैं, 36% तेल की इंपोर्ट पे लगता है, तो हम क्यों नहीं तेल मंगाते? क्यों नहीं हम उस पे टैक्स लेते? क्यों नहीं? दूसरा जो सबसे बड़ा हमारा एक इशू है वो है अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड, यानी पाकिस्तान से जितनी आपकी अफ़गानिस्तान की ट्रेड आती है उसके ऊपर टैक्सेशन नहीं होती, वो अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे जाती है और फिर वो वापस पाकिस्तान में आ जाती है, और उसी के ऊपर से फिर हमारा धंधा भी चलता है। तो ये जो ट्रांजिट ट्रेड की मद में जो स्मगलिंग होती है, इसको अंदर लेके आना होगा टैक्स, आपको टैक्स नेट में। और ऐसा मुल्क जो कि जब से मैं पैदा हुई हूँ गूनागूं हालात में है, तो आप मुझे बताएं, इस वक्त हमारा 66% आबादी का कुछ इलाकों में, और कुछ इलाकों में 77% 30 साल की उम्र से कम है। आप मुझे बताएं, जो नौजवान ऐसे माहौल में रहता हो, वो नौजवान क्या ज़हनी तौर पे नॉर्मल होगा? और यही वजह है कि पाकिस्तान में मंशियात और शराब का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, हम जिक्र करें या ना करें। और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तो नहीं है, मगर बहुत से लोग कहते हैं कि दुनिया में 35वां मुल्क है जहाँ पर शराब बिकती है। तो जब बिकती भी है और लोग इस्तेमाल भी करते हैं, और नशा आवर अशिया तो यहाँ पर बॉर्डर के दोनों तरफ चल रही होती हैं। मैंने ANF के साथ भी काम किया है, मैंने मिनिस्ट्री ऑफ नारकोटिक्स के साथ भी काम किया है, तो समझ मुझे ये आई है कि पाकिस्तान में नशा आवर अशिया के ऊपर टैक्स ज़रूर लगना चाहिए और हुकूमत की मद में वो जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा कारोबार है। इसके अलावा सर सुनिए,
اس کے علاوہ جی conclude ہم نے کریں اپنی please. سر یہ بڑے امپورٹنٹ گزارشات ہیں, بڑی Conclude کریں امپورٹنٹ please. تجاویز ہیں. سر ہم نے پچھلی حکومت میں 43 ملین ٹیکس پیئرز آئیڈینٹیفائی کیے تھے. 43 ملین ٹیکس پیئرز ہم نے چیئرمین صاحب آپ تھوڑا سا مجھے وقت دے دیں. جی 20 منٹ ہو گئے, میں تو وقت سر دیا یہ آپ کو. چپ کرائیں نا سر ان کو. آپ بولیں, اپنی نہیں اسپیچ سر کریں میں ایسے پلیز. تو نہیں کام جی کی بات please. کر رہی ہوں. تو جی جی پلیز بولیں. 43 ملین ٹیکس پیئرز ہم نے کہا تھا ان کو. سینیٹر صاحبہ پلیز, سینیٹر صاحب ان کو ختم کریں دینا آپ پلیز. سر سر بڑی مہربانی, ہم نادرا نے اور ایف بی آر نے مل کے 43 ملین ٹیکس پیئرز آئیڈینٹیفائی کیے تھے. وہ لوگ جو بڑی گاڑیاں لیتے ہیں, وہ لوگ جن کے بڑے بجلی کے بل ہیں, وہ لوگ جو کریڈٹ کارڈز استعمال کرتے ہیں, اور وہ نہیں ہم وہ کیوں نہیں لے کے آتے ان کو ٹیکس نیٹ میں, کیوں نہیں ان کو ٹیکس نیٹ میں لے کے آتے تاکہ آپ کے پاس پیسے آئیں. لیکن مسئلہ کیا ہے, مسئلہ بھی بتاتی ہوں. آپ کے پاس اس وقت کیا چل رہا ہے؟ اس وقت میں بتاتی ہوں ملک کے اصلی ہیرو کون کون سے, جن کو ہمیں یہ بھی ایک تجویز ہے کہ اصلی ہیروز کو ہمیں آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو سلام ان کو بھی کرنی چاہیے. میں سب سے پہلے ان میں ملک ریاض صاحب ہیں, علیم خان صاحب ہیں, صابر مٹھو صاحب ہیں, اور اب ایک نئے اس میں انٹری داخل ہوئی ہے ملک بوستان صاحب کی, جنہوں نے کہا کہ پاکستان کا سارا قرضہ میں ڈالروں میں آپ کو دے دیتا ہوں, آپ کو کیا پرابلم ہے؟ تو سر یہ کیا کر رہے ہیں اسٹیٹ بینک, بند کریں اس کو. یہ ملک بوستان اور جو اس طرح کے لوگ ہیں, اصل دھندا اس ملک کا یہ لوگ چلاتے ہیں. سر ان لوگوں کو لے کے آئیں, ان کو پریزیڈنٹ بنائیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا, ملک ریاض کو بنائیں پرائم منسٹر. سر یہ لوگ ہیں اصلی. سر یہ ادھر باقی جو کھلواڑ ہے اس سے کچھ نہیں بننے والا. سر یہ میری بڑی سیریس تجویز ہے. سر دوسری بات یہ کہ پاکستان کا نام بھی بدلنا چاہیے. اب پاکستان کا نام پلاٹستان رکھ دینا چاہیے, کیونکہ ادھر کاروبار تو ہم نے بند کر دیا, لارج سکیل انڈسٹری بند, لارج سکیل مینوفیکچرنگ بند. ہم کسی قسم کی, ہم نے اب اس بجٹ میں کہا ہے کہ آپ پیسے باہر سے لائیں اور آپ پلاٹ خریدیں. اچھا سر یہ بھی دنیا کا واحد ملک ہے ہمارا جہاں ڈی سی ویلیو, یعنی جو ڈپٹی کمشنر کسی زمین کی ویلیو لگاتا ہے وہ کچھ اور ہے اور اصلی ویلیو کچھ اور ہے. مسئلہ یہ ہے کہ سارا ڈیزائن اس طرح کیا گیا ہے پاکستان اور پاکستان کی معیشت کو کہ یہ کبھی بھی اپنے پاؤں پہ نہ کھڑا ہو. پاکستان کی حکومت غریب رہے, وینٹیلیٹر پہ رہے, بیگر رہے, اور پاکستان کے چند چیدہ امیر لوگ اور اس میں بڑھتے جاتے ہیں, کوئی شادی کی وجہ سے, کوئی اداروں کی وجہ سے. تھینک یو جی, بس نہیں تھینک یو جی, سر وہ تو سننے 22 منٹ ہو گئے. نہیں سر کوئی بات نہیں سر, آخری تقریر ہے. تھینک یو جی. ویسے ہی سر مجھے اتنی عزت ملتی ہے. آخری وہ شعر پڑھ لیں اپنا والا, جی ختم ہے. شعر کہاں سر, یہ تو میں نے بڑے دنوں سے میں نے نظم لکھ کے رکھی ہوئی تھی, بولنے کا موقع نہیں آیا سر. آخری 1 منٹ ہے سینیٹر صاحبہ پلیز. سر پڑھ رہی ہوں. آخری 1 منٹ پلیز. سر 1 منٹ. اوکے پلیز. سر بہت شکریہ, بہت شکریہ. سر اس سے پہلے تمہید یہ ہے کہ 25 کی روٹی اور 35 کا نان, ویلکم ٹو پرانا پاکستان. اور سر اس پرانے پاکستان میں ریلیف ٹو چور اور تکلیف ٹو عوام. اب سر اب نظم کی طرف آتی ہوں. کسے گرانے میں تم لگے ہو, کسے ہرانے میں تم لگے ہو, شکست تم کو ہے تم ہی پٹ رہے ہو, حساب تم ہی دو گے حساب ہم ہی لیں گے. آئین کو تم توڑتے ہو, قانون کو تم رونتے ہو, عوام کو تم رولتے ہو. ذل شاہ کو مارا ہے تم نے, بے گناہوں کو اٹھایا ہے تم نے. وہ مال و زر جس کے پیچھے لگے ہو, محافظ تمہاری قبر کے ہوں گے. کسے گرانے میں تم لگے ہو, کسے ہرانے میں تم لگے ہو. وہ ہے روشن ایک استعارہ, وہ ہے خواب دکھانے والا. پھر ذرا آئینے میں بھی دیکھو, اپنے دلوں کی سیاہی کو جانچو. شکست تم کو ہے تم ہی پٹ رہے ہو, حساب تم ہی دو گے حساب ہم ہی لیں گے. بہت شکریہ سر.